माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर आपका स्वागत है। रात के 2 बज रहे थे और कबीर अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे सोती हुई मुंबई की सड़कों को देख रहा था। उसके हाथ में एक ठंडी हो चुकी कॉफी का मग था और उसके दिमाग में वही एक सवाल बार बार घूम रहा था जो आजकल के हर प्रोफेशनल के जहन में होता है। क्या हमें सच में पता है कि हम क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिनों से शेयर मार्केट में जो हलचल मची थी उसने कबीर जैसे हजारों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ऑफिस में हर कोई परेशान था। स्क्रीन पर लाल रंग की लकीरें नीचे की तरफ गिर रही थी और लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। कबीर को अचानक अपने पुराने मेंटर मिस्टर खन्ना की याद आई जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे मार्केट आसमान छू रहा हो या जमीन में धंस रहा हो। उन्होंने एक बार बड़े शांत अंदाज में कहा था कि बेटा, ये जो बाजार है ना, ये अमीरों के लिए किसी डेली सोप ओपेरा या टीवी सीरियल जैसा है। यहां हर रोज एक नया ड्रामा होता है, हर रोज कोई हीरो बनता है और कोई विलेन, लेकिन अंत में ये सिर्फ उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस का एक सिलसिला है। उस दिन कबीर को ये बात मजाक लगी थी, पर आज जब उसने अपनी सेविंग्स को घटते देखा तो उसे समझ आया कि डर कितना संक्रामक हो सकता है। डर का कोई लॉजिक नहीं होता, बस एक बार हवा चलती है और पूरा जंगल कांपने लगता है। कबीर को याद आया कि कैसे 60 के दशक में भी एक बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब बिना किसी बड़ी वजह के लोग घबरा गए और अपनी स्टॉक्स बेचने की होड़ में लग गए। उस वक्त भी लंच ब्रेक के दौरान लोग सड़कों पर खड़े होकर बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कबीर के ऑफिस में हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि इंसानी स्वभाव 60 सालों में जरा भी नहीं बदला। हम खुद को बहुत लॉजिकल और समझदार समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास चार्ट्स है, डेटा है और एआई है, लेकिन जब पैनिक आता है तो हम सब उसी आदिम डर का शिकार हो जाते हैं जो हमारे पूर्वजों को गुफाओं में लगता था। कबीर ने अपनी कॉफी का एक घूंट भरा और सोचा कि ये मार्केट दरअसल पैसों का नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। लोग कंपनी की वैल्यू नहीं खरीदते, वे अपनी उम्मीदें और अपने डर खरीदते हैं, और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो शोर मचता है। लेकिन उस शोर में असली बात खो जाती है कि बाजार का काम ही है हिलना डुलना। अगर वो स्थिर हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। कबीर की कंपनी ने हाल ही में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसके लिए उन्होंने महीनों तक रिसर्च की थी। हजारों लोगों के सर्वे किए गए, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स बुलाए गए और सबने कहा था कि ये तो सुपरहिट होगा। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आया उसे किसी ने पूछा तक नहीं। कबीर को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना पैसा और दिमाग लगाने के बाद भी फेलियर कैसे हो सकता है। उसे उस मशहूर एडसेल कार की याद आई जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा था। उस कार को बनाने वाली कंपनी ने भी हर चीज परफेक्ट की थी, नाम से लेकर डिजाइन तक सब कुछ डेटा के हिसाब से था। लेकिन जब वो सड़क पर आई तो लोगों को वो पसंद ही नहीं आई। कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं फिर भी हार जाते हैं क्योंकि हम एक चीज भूल जाते हैं, इंसान की पसंद को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। हम सोचते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए ये बता सकते हैं, पर असल में लोग खुद नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए जब तक कि वो उनके सामने ना आ जाए। कबीर को एहसास हुआ कि उसकी कंपनी की गलती भी यही थी कि उन्होंने डेटा को तो सुना लेकिन उस इमोशन को नहीं समझा जो एक ग्राहक को किसी चीज से जोड़ता है। हल्की हवा चल रही थी और कबीर को अपनी पुरानी नौकरी के वो दिन याद आने लगे जब वो एक बड़े कॉरपोरेशन में काम करता था। वहां की पॉलिटिक्स और ऊपर के लोगों के बीच का तालमेल इतना अजीब था कि कभी कभी लगता था जैसे सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। उसे एक बड़ा स्कैंडल याद आया जो एक बार बिजली के उपकरण बनाने वाली किसी बहुत बड़ी कंपनी में हुआ था। वहां के बड़े अधिकारी आपस में मिलकर कीमतें तय कर रहे थे जो कि गैरकानूनी था। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि ऊपर से यही आदेश है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ समझ रहा था,
कबीर ने सोचा कि बड़े बड़े दफ्तरों में अक्सर नॉन कम्युनिकेशन यानी बातचीत की कमी ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। लोग मीटिंग्स में बैठते हैं, घंटों बातें करते हैं, ईमेल लिखते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। कभी कभी तो लोग जानबूझकर इस तरह से बात करते हैं कि उनकी बात का कोई स्पष्ट मतलब न निकले, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वे कह सके कि मेरा मतलब वो नहीं था। ये चालाकी नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा का नतीजा होता है। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस करने की कोशिश की जो इस शोर के पीछे छिपी थी। उसे लगा कि लाइफ में हम भी तो यही करते हैं। हम खुद को इतने सारे रूल्स और सिस्टम्स में बांध लेते हैं कि असली उद्देश्य ही भूल जाते हैं, जैसे टैक्स के कानून। कबीर को याद आया कि टैक्स की दुनिया कितनी पेचीदा और अजीबोगरीब है। हजारों पन्नों के नियम, जिनमें से हर नियम किसी न किसी पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वे खुद एक समस्या बन चुके हैं। लोग अपना आधा जीवन उन कानूनों के बीच से रास्ता निकालने में बिता देते हैं। उसे हंसी आई कि कैसे इंसान ने अपनी सुविधा के लिए सिस्टम बनाए और अब वो खुद उन सिस्टम्स का गुलाम बन गया है। कबीर को लगा कि शायद ये सब एक खेल है और इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है, थोड़ा पीछे हटकर उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो डर के मारे भाग रही है, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि भागना कहाँ है। कबीर ने तय किया कि कल सुबह वो ऑफिस जाकर उस अफरातफरी का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेगा कि इस पूरे ड्रामे के पीछे इंसान की कौन सी कहानी चल रही है। रात अब ढलने को थी और शहर की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, पर कबीर के अंदर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी। अगली सुबह जब कबीर ऑफिस पहुंचा तो माहौल में वही पुरानी बेचैनी थी। लिफ्ट से निकलते ही उसे आर्यन मिला, जो हमेशा किसी न किसी सीक्रेट टिप की तलाश में रहता था। आर्यन ने बड़े रहस्यमयी अंदाज में कबीर को एक कोने में बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा कि उसे पता चला है कि कंपनी के नए प्रोजेक्ट का रिजल्ट आने वाला है और ये जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। कबीर को उसे देखकर हंसी भी आई और थोड़ा दुख भी हुआ। उसे अचानक टेक्सास गल्फ सल्फर वाली वो पुरानी घटना याद आ गई, जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया था। कबीर ने सोचा कि कैसे कुछ लोग एक कनाडाई जंगल में जमीन के नीचे छिपे खजाने की खबर मिलते ही अपनी नैतिकता भूल गए थे। उस वक्त भी तो यही हुआ था। कुछ लोग जानते थे कि मिट्टी के नीचे सोना या तांबा है और बाकी दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। कबीर को लगा कि ये टाइमिंग का खेल कितना खतरनाक है। अगर आपको कुछ पता है जो दूसरों को नहीं पता, तो उस जानकारी का आप क्या करते हैं, यही आपकी असलियत बताता है। कबीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, ये जो इनसाइड इंफॉर्मेशन के पीछे भागने की आदत है ना, ये कभी कभी इंसान को बहुत भारी पड़ती है। जब खबर बाहर आती है तो बाजार अपनी चाल खुद ही तय कर लेता है, और जो लोग उस एक मिनट के फायदे के लिए भागते हैं, वे अक्सर अपने उसूल पीछे छोड़ देते हैं। कबीर अपनी डेस्क पर बैठा और सामने पड़ी उस पुरानी फोटोकॉपी मशीन को देखने लगा, जो शायद सालों से वहां खड़ी थी। उसने सोचा कि आज हम हर चीज की फोटोकॉपी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एक जमाना था जब जेरोक्स नाम की कंपनी ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। लोग भूल जाते हैं कि जिसे हम आज ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, उसके पीछे कितने सालों का संघर्ष और जुआ होता है। कबीर को याद आया कि कैसे जेरोक्स को बनाने वाले उस छोटे से हैलॉइड ग्रुप ने अपनी पूरी ताकत एक ऐसी मशीन को बनाने में झोंक दी थी जिस पर किसी को यकीन नहीं था। वो पागलपन की हद तक का जुनून था। कबीर को अक्सर लगता था कि उसकी अपनी कंपनी भी अब उस जेरोक्स की तरह हो गई है। एक बार बड़ी सफलता मिल गई और अब सब बस उसी को दोहराना चाहते हैं। लेकिन क्या सफलता को दोहराया जा सकता है? जेरोक्स के साथ भी तो यही हुआ था। उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जो दुनिया की जरूरत बन गई, पर फिर
वे उसी सफलता के बोझ तले दबने लगे। कबीर ने सोचा कि अक्सर बड़ी कंपनियां अपनी ही महानता के पिंजरे में कैद हो जाती है। वे नया सोचना बंद कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पुराना फार्मूला काम कर गया वही हमेशा काम करेगा। उसे महसूस हुआ कि असली चुनौती सफल होना नहीं है, बल्कि सफल होने के बाद अपनी उस क्यूरियोसिटी को बचाए रखना है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। दोपहर के लंच के समय कबीर कैंटीन में बैठा था और उसने देखा कि उसके कुछ साथी किसी बात पर बहुत बहस कर रहे थे। वे किसी ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे जिसके मालिक ने गुस्से में आकर अपने ही शेयर्स के साथ कुछ बहुत अजीब कर दिया था। कबीर को क्लैरेंस सॉन्डर्स और उसकी कंपनी पिगली विगली की कहानी याद आई। वो एक ऐसा आदमी था जिसने सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, लेकिन जब स्टॉक मार्केट के कुछ खिलाड़ियों ने उसकी कंपनी को गिराने की कोशिश की तो उसने इसे अपनी पर्सनल इज्जत का सवाल बना लिया। कबीर को लगा कि बिजनेस में भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन जब ईगो यानी अहंकार आ जाता है तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। सॉन्डर्स ने उन सट्टेबाजों को सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। वो जीत भी सकता था, लेकिन अंत में जीत मार्केट की ही हुई। कबीर ने मन ही मन सोचा कि हम भी तो अपनी जिंदगी में यही करते हैं। हम अक्सर किसी छोटी सी बात को अपनी शान का सवाल बना लेते हैं और फिर उसे सही साबित करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बाजार हो या जिंदगी, यहां ईगो की कोई जगह नहीं है। अगर आप लहरों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। समझदारी तो लहरों के साथ बहने में है। शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त कबीर ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी घड़ी की दुकान थी। उसे याद आया कि कैसे वक्त के साथ बड़ी बड़ी सल्तनतें गिर जाती है। उसे उस आदमी की याद आई जिसने टेनेसी वैली अथॉरिटी को चलाया था और फिर बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया। डेविड लिलियंथल ने अपनी डायरी में लिखा था कि एक सरकारी अधिकारी से एक बिजनेसमैन बनने का सफर कितना अलग होता है। कबीर को लगा कि हम सब भी तो अपनी जिंदगी में कई रोल निभाते हैं। कभी हम किसी के कर्मचारी होते हैं, कभी बॉस, कभी पिता और कभी दोस्त, लेकिन इन सब रोल्स के बीच में हमारी अपनी पहचान क्या है? लिलियंथल की तरह कबीर को भी ये महसूस हुआ कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये खुद को पहचानने का एक तरीका है। जब आप मुश्किल फैसले लेते हैं, जब आप हारते हैं या जब आप अपनी नैतिकता पर टिके रहते हैं, तभी आपकी असल पहचान उभर कर आती है। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा और उसे एहसास हुआ कि जो ऊंच नीच बाजार में है वही तो उसकी अपनी जिंदगी में भी है। हम सब बस कोशिश कर रहे हैं कि इस उतार चढ़ाव के बीच अपनी गरिमा और अपनी शांति को बचाए रखें। कबीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि अब उसे बाजार की चालों से उतनी नफरत नहीं है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सब भी तो इंसानी फितरत का ही एक हिस्सा है। अगले हफ्ते हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM थी, और सच बताओ तो मुझे ये मीटिंग्स हमेशा से किसी कॉमेडी शो जैसी लगती है। शहर के एक पुराने आलीशान होटल के हॉल में हजारों शेयर होल्डर्स इकट्ठा हुए थे, जहां महने कालीनों की खुशबू और मुफ्त के बिस्कुटों का नशा हवा में घुला हुआ था। कबीर एक कोने में बैठा उन लोगों को देख रहा था जो अपनी पूरी साल की भड़ास निकालने यहां आए थे। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर साल आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो मैनेजमेंट से तीखे सवाल पूछ सके, जैसे कि CEO की सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है, या फिर मीटिंग में मिलने वाले समोसे पिछले साल के मुकाबले छोटे क्यों हो गए हैं। कबीर को उन पेशेवर शेयर होल्डर्स की याद आ गई जिनके बारे में मिस्टर खन्ना ने बताया था, जो 70 और 80 के दशक में अमेरिका की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाकर हड़कंप मचा देते थे। वे लोग कभी लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर पहुंच जाते थे तो कभी सिर्फ शोर मचाने के लिए माइक पकड़ लेते थे। कबीर ने सोचा कि ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी भी कितनी अजीब चीज है। कागज पर तो शेयर होल्डर ही मालिक है, पर असलियत में वे उस भीड़ का हिस्सा है जो साल में एक बार अपनी बात कहने का मौका ढूंढती है।
वहां का नजारा देखकर कबीर को लगा कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उन लोगों का ड्रामा है जो अपनी छोटी सी ताकत का इस्तेमाल उस बड़ी मशीन के सामने करना चाहते हैं जिसने उनके पैसे लिए हैं। वहीं पास में कबीर का एक पुराना दोस्त रोहन बैठा था जो काफी परेशान दिख रहा था। रोहन ने हाल ही में एक बड़ी टेक कंपनी छोड़ी थी और एक नई स्टार्टअप ज्वाइन की थी। समस्या ये थी कि उसकी पुरानी कंपनी ने उस पर केस कर दिया था कि वो उनके ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापारिक रहस्य दूसरी जगह ले जा रहा है। कबीर ने रोहन का उदास चेहरा देखा और उसे वन फ्री बाइट वाला वो किस्सा याद आया जो उसने कभी पढ़ा था। 60 के दशक में एक इंजीनियर था जो स्पेस सूट बनाने वाली कंपनी में काम करता था और जब उसने दूसरी कंपनी में जाने का फैसला किया तो उस पर भी यही इल्जाम लगा। कबीर ने रोहन से कहा, देख भाई, ये कंपनियां अक्सर ये समझ बैठती है कि अगर उन्होंने तुझे सैलरी दी है तो उन्होंने तेरा दिमाग भी खरीद लिया है, पर सच तो ये है कि तूने जो हुनर सीखा है, जो तजुर्बा हासिल किया है, वो तेरा अपना है। कोई कंपनी ये कैसे तय कर सकती है कि तू अपनी याददाश्त का इस्तेमाल कहाँ करेगा और कहाँ नहीं? कबीर को लगा कि ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ कंपनी का अपना राज बचाने का हक है और दूसरी तरफ एक इंसान की अपनी काबिलियत के साथ जीने की आजादी। क्या एक इंसान के दिमाग के अंदर जो ज्ञान है वो उसकी निजी संपत्ति है या कंपनी का इन्वेस्टमेंट? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब न तो कानून के पास साफ था और न ही नैतिकता के पास। हॉल में शोर बध रहा था क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने माइक पकड़ लिया था और वो कंपनी के चेयरमैन से पूछ रही थी कि उन्होंने पिछले साल चैरिटी में कितना पैसा दिया। कबीर को हंसी आ गई क्योंकि उसे लगा कि ये लोग बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह देख रहे हैं। उसे अचानक उस भयानक दौर की याद आई जब 60 के दशक में प्रेसिडेंट केनेडी की हत्या हुई थी। उस दिन स्टॉक मार्केट में ऐसा भूचाल आया था कि सब कुछ तबाह होने के कगार पर था, लेकिन उस तबाही के बीच से एक कहानी निकल कर आई थी। ईरा हॉप्ट नाम की एक ब्रोकरेज फर्म की, जो एक सलाद ऑल स्कैम की वजह से डूबने वाली थी। मजे की बात यह है कि उस वक्त मार्केट के बड़े खिलाड़ियों ने यानी स्टॉक एक्सचेंज के कर्ता धर्ताओं ने कुछ ऐसा किया जो बिजनेस की दुनिया में कम ही दिखता है। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस कंपनी के ग्राहकों को बचाया ताकि लोगों का भरोसा मार्केट से न उठ जाए। कबीर ने सोचा कि बिजनेस में गलाकाट मुकाबला तो होता ही है, पर कभी कभी पूरी बिरादरी को बचाने के लिए दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। ये मेकिंग द कस्टमर्स होल यानी ग्राहकों का नुकसान न होने देने की जो भावना थी, वही आज के सिस्टम की नींव है। अगर भरोसा टूट गया तो पैसा चाहे कितना भी हो, कागज का टुकड़ा बन जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद कबीर होटल की लॉबी में खड़ा होकर बारिश देख रहा था। उसे लगा कि हम सब अपनी अपनी जगह पर एक छोटा सा हिस्सा है इस विशाल खेल का। रोहन अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, वो बुजुर्ग महिला अपने हकों के लिए और वो चेयरमैन अपनी इज्जत बचाने के लिए। कबीर को महसूस हुआ कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो सीक्रेसी या रहस्य रखे जाते हैं वे अक्सर डर का नतीजा होते हैं। कंपनियां डरती है कि उनके कर्मचारी चले जाएंगे, शेयर होल्डर्स डरते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा और मैनेजमेंट डरता है कि कोई उनकी कुर्सी न छीन ले। कबीर ने रोहन से कहा, पता है, हम अक्सर सोचते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत लॉजिकल और मशीन की तरह चलती हैं, पर असल में ये भी एक इंसान की तरह इमोशन और कभी कभी बेवकूफ होती है। उसे याद आया कि कैसे एक बार पूरी दुनिया के बैंकर्स मिलकर ब्रिटिश पाउंड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मानो वो कोई मुद्रा नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी औलाद हो। इंटरनेशनल फाइनेंस की वो दुनिया जहां बड़े बड़े देश एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि सिस्टम न गिरे, वो भी तो भरोसे का ही एक बड़ा जाल है। कबीर को लगा कि चाहे वो एक छोटा सा शेयर होल्डर हो या किसी बड़े देश का सेंट्रल बैंक, अंत में सब एक ही धागे से बंधे हैं और वो धागा है एक दूसरे पर विश्वास। बारिश तेज हो गई थी
और कबीर ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली। उसे एहसास हुआ कि आज की मीटिंग से उसने नंबर्स के बारे में कुछ नहीं सीखा, लेकिन इंसानों के बारे में बहुत कुछ जान लिया। बिजनेस एडवेंचर्स का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि उस उतार चढ़ाव को जीना है जो इंसान को अपनी कमियों और अपनी ताकतों से मिलवाता है। उसे याद आया कि कैसे एक बार किसी ने कहा था कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, सिर्फ हमारी उम्मीदें गलत होती है। कबीर ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि कल जब वो वापस काम पर जाएगा तो वो फाइल्स और एक्सेल शीट्स को अलग नजरों से देखेगा। वो उनमें छिपे उन लोगों को देखेगा जो डरते हैं, जो सपने देखते हैं और जो कभी कभी सिर्फ एक समोसे के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। उसे लगा कि ये दुनिया बहुत पेचीदा है, पर अगर आप इसे एक कहानी की तरह देखें तो हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी है। रोहन ने जाते जाते उसे गले लगाया और कहा, थैंक्स भाई, तूने बात को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कबीर मुस्कुराया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया, ये जानते हुए कि अगले दिन फिर एक नया बाजार खुलेगा और एक नया ड्रामा शुरू होगा। शाम की धुंधलका मुंबई के आसमान पर छा रही थी और कबीर अपने पुराने दोस्त विनय से मिलने उसके नरीमन पॉइंट वाले ऑफिस गया था। विनय शहर के सबसे सफल टैक्स वकीलों में से एक था, लेकिन जब कबीर उसके केबिन में पहुंचा तो उसे विनय की आंखों में वो चमक नहीं दिखी जो कभी कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। उसकी डेस्क पर फाइलों के अंबार थे और एक मोटा सा दस्तावेज खुला हुआ था जो शायद वॉल्टर स्कॉट या टॉल्स्टॉय के किसी उपन्यास से भी ज्यादा भारी था। विनय ने थककर अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिकाया और कबीर से कहा, पता है कबीर, कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक ऐसे जंगल में खो गए हैं जिसे हमने खुद ही उगाया है। उसने उस भारी कोड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये टैक्स कानून दरअसल हमारे समाज का एक आईना है। ये दिखाते हैं कि हम कितने विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शन से भरे हुए हैं। कागज पर ये कानून कहते हैं कि अमीरों से ज्यादा लिया जाएगा और गरीबों को राहत मिलेगी, लेकिन असलियत में इसके अंदर इतने सारे एस्केप हैचेस या भागने के रास्ते बने हुए हैं कि जो जितना बड़ा खिलाड़ी है वो उतनी ही आसानी से इस जाल से निकल जाता है। कबीर को याद आया कि कैसे कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्तों में शादियां करते हैं या फिर अचानक अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर मिट्टी और रेत का बिजनेस करने लगते हैं। ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन ये सब इस सिस्टम की पेचीदगियों का नतीजा है। विनय ने बताया कि आजकल सिस्टम और भी खतरनाक होता जा रहा है। उसने मार्टिन्सबर्ग मॉन्स्टर का जिक्र किया, वो विशाल कंप्यूटर सिस्टम जो एक सेकंड में लाखों आंकड़ों की तुलना कर सकता है। कबीर ने सोचा कि अब इंसानी गलतियों की जगह मशीनी सटीकता आ रही है, पर क्या इससे न्याय मिल रहा है? शायद नहीं। विनय जैसे बेहतरीन कानूनी दिमाग आज अपनी पूरी ऊर्जा इस बात में लगा रहे हैं कि कैसे किसी शब्द के बीच से नया मतलब निकाला जाए। कबीर को लगा कि ये कितनी बड़ी बर्बादी है। देश के सबसे प्रतिभाशाली लोग अपना जीवन मामूली बारीकियों और ट्रिविया पर खर्च कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट में थोड़ा और मुनाफा दिखा सके। विनय की बातों से कबीर को समझ आया कि बिजनेस की दुनिया में कानून सिर्फ पालन करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे एक शतरंज की बिसात की तरह होते हैं जहां हर चाल के पीछे एक छिपा हुआ इरादा होता है। यह सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि एक आम आदमी के लिए इसे समझना नामुमकिन है, और इसीलिए बिजनेस आज सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वकीलों और सलाहकारों का एक खेल बन गया है। अगले दिन जब कबीर अपने ऑफिस की एक मीटिंग में बैठा था तो उसे अपनी कंपनी के भीतर की एक और कड़वी सच्चाई महसूस हुई। उनके बॉस मिस्टर शर्मा एक नए प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि कंपनी की पॉलिसी यानी डायरेक्टिव पॉलिसी के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए और सबको पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करना है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो कबीर ने देखा कि उन्होंने एक खास टीम लीडर की तरफ देखकर हल्का सा विंक यानी आंख झपकाई। वो इशारा इतना छोटा था कि अगर आप ध्यान न दे तो छूट जाए,
पर कबीर को अचानक 70 के दशक में बिजली की बड़ी कंपनी जी में हुए उस स्कैंडल की याद आ गई। वहां भी तो यही होता था, ऊपर से नियम आते थे, लेकिन नीचे पहुंचते पूंछते वे इशारों में बदल जाते थे। लोग मीटिंग्स में कहते कुछ थे, पर उनका मतलब कुछ और होता था। कबीर को एहसास हुआ कि इसे ही नॉन कम्युनिकेशन कहते हैं, जब भाषा का इस्तेमाल सच बताने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए किया जाए। तो समझो कि सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। वहां मौजूद एक जूनियर कर्मचारी समीर काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि अगर वो बॉस के उस इशारे को नहीं मानेगा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। समीर को लग रहा था कि वो एक ऐसे मकड़जाल में फंस गया है जहां सही और गलत की परिभाषा ही बदल गई है। कबीर ने उसे लंच ब्रेक पर अकेला पाया और उससे बात की। समीर ने जो कहा वो कबीर के दिल को छू गया। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात मानूं, जो कागज पर लिखा है उसकी, या जो मुझे बॉस की आंखों में दिख रहा है उसकी। कबीर को याद आया कि कैसे उस पुराने स्कैंडल में भी कर्मचारी यही कहते थे कि उनके पास कोई एयर कवर नहीं था। यानी अगर वे पकड़े जाते तो कंपनी उन्हें छोड़ देती, और अगर वे नियम मानते तो उनके बॉस उन्हें निकाल देते। ये बिजनेस की वो काली सच्चाई है जहां नैतिकता के दर्शन यानी फिलॉसफी पर वास्तविकता का हथौड़ा पड़ता है। कबीर को लगा कि बिजनेस एडवेंचर्स सिर्फ ऊंचे रिस्क और बड़े मुनाफे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन इम्पैक्टेड फिलोसोफर्स की कहानी है जो अपनी नैतिकता और अपनी जरूरत के बीच पिस रहे हैं। ऑफिस से निकलते वक्त कबीर ने सोचा कि ये सब फेज ऑफ द मून जैसा है। जैसे चांद अपनी कलाएं बदलता है, वैसे ही बिजनेस की दुनिया में नियम और व्यवहार भी बदलते रहते हैं। एक वक्त आता है जब सब कुछ बहुत साफ और पारदर्शी लगता है, और फिर अचानक अंधेरा छा जाता है जहां सिर्फ गुपचुप मीटिंग्स और कोड वर्ड्स का राज होता है। कबीर ने महसूस किया कि बिजनेस की भाषा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डायलेक्ट है जिसे बहुत कम लोग सच में बोल पाते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ शब्दों के पीछे छिप रहे हैं। रात को घर लौटते हुए कबीर ने मुंबई की सड़कों पर चलते हुए लोगों को देखा, और उसे लगा कि हर चमकती हुई बिल्डिंग के अंदर हजारों ऐसे ही लोग बैठे हैं जो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आज का सच क्या है। उस रात कबीर को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बिजनेस का असली एडवेंचर फाइलों में नहीं, बल्कि उन अनकहे वादों और छिपाए गए इरादों में है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उस शाम कबीर मरीन ड्राइव पर बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसे लगा कि ये पानी भी बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह है, ऊपर से शांत दिखता है, पर गहराई में न जाने कितनी हलचल मची होती है। तभी उसके पास आकर मिस्टर देशपांडे बैठ गए, जो कभी रिजर्व बैंक में एक बड़े पद पर हुआ करते थे। उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी चमक अब भी बाकी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से बनते देखा हो। देशपांडे जी ने मुस्कुराते हुए कबीर से पूछा कि क्या उसने कभी सोचा है कि ये जो कागज के नोट हमारी जेब में होते हैं, इनकी असली ताकत कहां से आती है? कबीर ने कहा कि शायद सरकार के भरोसे से। देशपांडे जी ने सिर हिलाया और एक पुरानी दास्तान छेड़ दी जो 60 के दशक के उस दौर की थी जब ब्रिटिश पाउंड यानी स्टर्लिंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उन्होंने बताया कि कैसे उस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैंकर्स एक साथ आए थे ताकि पाउंड को गिरने से बचाया जा सके। कबीर को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे वो किसी जासूसी फिल्म की कहानी सुन रहा हो। यह कोई मामूली बिजनेस डील नहीं थी, ये एक तरह का करेंसी वॉर यानी मुद्रा का युद्ध था, जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि बाजार की वो ताकतें थी जो पाउंड की वैल्यू को कम करना चाहती थी। कबीर ने ध्यान से सुना कि कैसे लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के बीच आधी रात को फोन कॉल्स होते थे। देशपांडे जी ने बड़े मजेदार अंदाज में समझाया
कि उस वक्त के बैंकर्स आज के एल्गोरिदम वाले कंप्यूटरों जैसे नहीं थे। वे जेंटलमैन थे जो अपनी एक जुबान पर करोड़ों डॉलर्स का इधर उधर कर देते थे। उन्होंने कबीर को बताया कि कैसे सिर्फ 24 घंटों के अंदर दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों ने मिलकर 3 अरब डॉलर का इंतजाम कर लिया था ताकि ब्रिटिश पाउंड को बचाया जा सके। कबीर को ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी रकम और वो भी इतनी जल्दी। देशपांडे जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, जब घर में आग लगी हो तो बाल्टी भरने का इंतजार नहीं किया जाता, बस जो सामने हो उसे डाल दिया जाता है। उस रात उन बैंकर्स ने जो किया वो सिर्फ ब्रिटेन को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक सिस्टम को बिखरने से रोकने के लिए था। उन्हें पता था कि अगर एक बड़ी ईंट खिसकी तो पूरी दीवार गिर जाएगी। कबीर को महसूस हुआ कि हम अक्सर अपनी छोटी छोटी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हमें संभाले हुए हैं। जैसे जैसे शाम ढलती गई, देशपांडे जी की बातों ने एक गहरा मोड़ ले लिया। उन्होंने बताया कि उस वक्त के बैंकर्स के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो उनके देश की इज्जत और उनके गौरव का प्रतीक था। जब पाउंड पर हमला हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर की दहलीज पर किसी ने हमला कर दिया हो। कबीर ने सोचा कि क्या आज के दौर में भी ऐसी वफादारी बची है? आज तो लोग एक सेकंड में अपना वफादार बदल लेते हैं अगर उन्हें कहीं आधा % ज्यादा मुनाफा दिख जाए। देशपांडे जी ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि उस वक्त के लोगों में एक तरह की कैमराडरी यानी भाईचारा था। वे एक दूसरे को जानते थे, उनके बीच एक क्लब जैसा रिश्ता था। वे स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में मिलते थे और बिना किसी शोर शराबे के दुनिया की किस्मत तय कर देते थे। कबीर को लगा कि ये कितनी अजीब बात है कि कुछ मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया की जेब का फैसला कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आया कि बिना इस तालमेल के ये दुनिया एक पागल खाने से कम नहीं होती। देशपांडे जी ने कबीर को स्वैप अरेंजमेंट के बारे में बताया। ये एक तरह का वादा था कि अगर आज मैं मुसीबत में हूं तो तुम मुझे अपनी करेंसी दोगे और जब तुम मुसीबत में होगे तो मैं तुम्हें दूंगा। कबीर को यह सुनकर लगा कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हम पड़ोसियों से चीनी या दूध उधार मांग लेते हैं, बस यहां वो चीनी अरबों डॉलर की थी। उसे एहसास हुआ कि इंटरनेशनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये भी उसी इंसानी भरोसे पर टिका है जिस पर एक मोहल्ला चलता है। अगर भरोसा है तो कागज का टुकड़ा भी सोना है, और अगर भरोसा उठ गया तो सोने का पहाड़ भी मिट्टी है। कबीर ने पूछा कि क्या वो कोशिश सफल रही? देशपांडे जी ने अपनी छड़ी टेकते हुए कहा कि कुछ समय के लिए तो हाँ, लेकिन बाजार को आप हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। अंत में पाउंड की वैल्यू को गिरना ही पड़ा, क्योंकि हकीकत को आप कितनी भी देर तक छिपा लें, वो सामने आ ही जाती है। लेकिन उस कोशिश ने दुनिया को ये सिखा दिया कि संकट के समय हमें साथ खड़ा होना पड़ता है। अंधेरा काफी बढ़ चुका था और स्ट्रीट लाइट्स जल उठी थी। कबीर ने देशपांडे जी को उनकी गाड़ी तक छोड़ा। रास्ते में उन्होंने कबीर से एक बहुत पते की बात कही। कबीर, बिजनेस में जीत हार तो लगी रहती है, पर असली रोमांच उस कोशिश में है जो आप तब करते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। कबीर को याद आया कि कैसे वो अपनी छोटी छोटी हार से परेशान हो जाता था। उसे लगा कि जब पाउंड जैसा साम्राज्य हिल सकता है तो उसकी क्या बिसात। लेकिन जरूरी यह है कि आप हारने से पहले कितनी बहादुरी से लड़ते हैं। देशपांडे जी की उन कहानियों ने कबीर के अंदर एक अजीब सी हिम्मत भर दी थी। उसे लगा कि वो भी अपनी जिंदगी के इस स्टर्लिंग क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों बिजनेस को एक एडवेंचर कहा गया है। ये सिर्फ ऑफिस के बोरिंग काम का नाम नहीं है, ये उन फैसलों की कहानी है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देते हैं और फिर आपको एक नया इंसान बना देते हैं। कबीर जब घर वापस लौटा तो उसने अपने वॉलेट से एक नोट निकाला और उसे ध्यान से देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस नोट के पीछे
हजारों सालों का संघर्ष, करोड़ों लोगों का भरोसा और न जाने कितने बैंकर्स की रातों की मेहनत छिपी है। उसे लगा कि हम सब एक ऐसे धागे से बंधे हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, और वो धागा है विजन। चाहे वो किसी देश की मुद्रा हो या किसी स्टार्टअप का आइडिया, सब कुछ एक सपने से शुरू होता है, और उस सपने को बचाने के लिए कभी कभी हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे उन बैंकर्स ने उस रात लंदन और न्यूयॉर्क में लगाई थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी बालकनी से नीचे देखा। अब वो सड़कों का शोर उसे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि उसे वो शोर एक बड़े म्यूजिक की तरह लग रहा था, जहां हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा था। उसे पता था कि कल का सूरज एक नई चुनौती लेकर आएगा, पर अब वो उस चुनौती के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि उसने बिजनेस की किताबों से हटकर आज जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई जान ली है जो उसे किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। वो खामोशी अब भारी नहीं थी, बल्कि उसमें एक तरह की गहराई थी जो सिर्फ तजुर्बे से आती है। कबीर ने अपनी आंखें मूंद ली और उस शांति को अपने अंदर उतारने दिया, ये जानते हुए कि एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक नए हिस्से की शुरुआत है। अगले दिन जब कबीर अपने दफ्तर पहुंचा तो वहां सब कुछ वैसा ही था, फिर भी उसे सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। मार्केट की वो लाल और हरी लकीरें अब उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे एक ऐसी धुन की तरह लग रही थी जिसे समझना मुश्किल है पर महसूस करना आसान। उसने देखा कि समीर अब भी अपनी फाइलों में उलझा हुआ था, लेकिन इस बार कबीर ने उसके पास जाकर उसे परेशान होने के बजाय शांत रहने का इशारा किया। कबीर को लगा कि बिजनेस की ये पूरी दुनिया दरअसल एक बड़े रंगमंच की तरह है, जहां हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कभी हम एडसेल जैसी कोई ऐसी चीज बना देते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत नहीं होती, और कभी हम जेरोक्स की तरह एक ऐसी क्रांति ला देते हैं जिसे हम खुद भी संभाल नहीं पाते। कबीर को एहसास हुआ कि हार और जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि इस पर भी कि उस वक्त दुनिया का मूड कैसा था। जैसे जेपी मॉर्गन ने कहा था कि बाजार में उतार चढ़ाव तो होगा ही, वैसे ही जिंदगी में भी ये फ्लक्चुएशंस अनिवार्य है। कबीर ने अपनी मेज पर रखे उस पुराने पेपरवेट को घुमाया और सोचा कि हम सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो बहुत मजबूत दिखता है, पर असल में वो सिर्फ भरोसे के एक पतले धागे पर टिका है। उसे याद आया कि कैसे डेविड लिलियंथल ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। उनके लिए वो सिर्फ करियर का बदलाव नहीं था, बल्कि एक सेकंड सॉर्ट ऑफ लाइफ, यानी एक दूसरी जिंदगी की शुरुआत थी। कबीर को लगा कि वो भी अब अपनी जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़ा है। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या उसके स्टॉक्स के दाम गिरेंगे या बढ़ेंगे। उसे इस बात की खुशी थी कि वो इस पूरे खेल को समझ पा रहा था। उसने महसूस किया कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि ये इंसानी व्यवहार, उसकी कमियों, उसकी बहादुरी और उसके डर का एक जीता जागता दस्तावेज है। जब वो अपने कलीग्स को मीटिंग्स में बहस करते देखता तो उसे उनमें वो इम्पैक्टेड फिलोसोफर्स, यानी वो उलझे हुए दार्शनिक नजर आते जो अपनी ही कई बातों के जाल में फंसे हुए थे। वे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे ताकि अपनी असुरक्षा को छिपा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे जी के उन अधिकारियों ने किया था। कबीर को अब उन पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसे उन पर दया आती थी, क्योंकि वे अपनी सच्चाई को शब्दों के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दोपहर के वक्त कबीर ऑफिस की छत पर गया, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। उसे लगा कि ये शहर भी तो एक बड़ा बिजनेस एडवेंचर ही है। हर बिल्डिंग के अंदर कोई न कोई नया आइडिया जन्म ले रहा है, कोई न कोई पुरानी कंपनी दम तोड़ रही है, और कोई न कोई इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी ऐसे सपने पर लगा रहा है जिसे दुनिया पागलपन कहती है। कबीर को समझ आया कि बिजनेस में असल रोमांच मुनाफे में नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी में है
जो हर रोज आपको कुछ नया सिखाती है। उसे वो सलाद और स्कैम और पाउंड को बचाने की वो रातें याद आई जहां लोगों ने हार न मानने की ठान ली थी। उसे लगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो गिरकर दोबारा खड़ा होना जानता है। पैसा आता जाता रहता है, कानून बदलते रहते हैं, यहां तक कि टैक्स के पेचीदा नियम भी बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान की वो जिजीविषा यानी जीने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। कबीर ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी उसे याद आया कि कैसे 60 के दशक में जब कैनेडी की मौत हुई थी, तब स्टॉक एक्सचेंज के लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे का साथ दिया था ताकि आम लोगों का पैसा न डूबे। वो मेकिंग द कस्टमर्स होल वाली भावना उसे आज बहुत जरूरी लगी। उसने सोचा कि क्या हम आज भी एक दूसरे के लिए वैसा ही महसूस करते हैं? क्या हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं या हम इस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कबीर को लगा कि उसका असली काम सिर्फ फाइल्स निपटाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों में वो भरोसा फिर से जगाना है जो इस डिजिटल दौर में कहीं खो गया है। उसे समीर की आंखों में अब वो डर नहीं दिखा, क्योंकि कबीर ने उसे ये एहसास दिला दिया था कि गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उन गलतियों से न सीखना और अपनी ईमानदारी खो देना सबसे बड़ी हार है। कबीर को लगा कि वो अब एक सीनियर बन चुका है, पद से नहीं बल्कि अपनी सोच से। सूरज ढलने लगा था और कबीर ने अपना बैग उठाया। उसे अब घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, नहीं वो कल की मीटिंग के लिए परेशान था। उसे पता था कि कल फिर एक नया उतार चढ़ाव आएगा, फिर कोई नई खबर बाजार को हिलाएगी और फिर कोई नया ड्रामा शुरू होगा। लेकिन अब वो उस ड्रामे का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, वो उसका एक सजग दर्शक भी था। उसे बिजनेस की उस दुनिया से प्यार हो गया था जिसमें जितनी चालाकी है उतनी ही मासूमियत भी, जहां एक तरफ बड़े बड़े घोटाले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी नैतिकता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। कबीर को लगा कि बिजनेस की ये 12 कहानियां दरअसल उसकी अपनी कहानी के 12 अलग अलग रंग हैं। उसने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आया। हवा में अब वो पुरानी कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक ताजगी थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए सोचा कि जिंदगी का ये सफर ही सबसे बड़ा बिजनेस है और इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी शांति और हमारी अपनी समझ है। जब वो अपनी कार में बैठा तो उसने रेडियो ऑन किया। वहां कोई पुराना गाना बज रहा था जो शायद उसी दौर का था जब जेरोक्स की मशीनें पहली बार दुनिया में आई थी। कबीर को लगा कि वक्त गुजर जाता है, तकनीक बदल जाती है, लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे इंसान का जज्बा और उसकी कहानियां। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो उस भीड़ को समझने वाला एक नया इंसान था। उसे अब बाजार की उन आवाजों में एक संगीत सुनाई दे रहा था, एक ऐसा संगीत जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता है जो शोर के पीछे की खामोशी को सुनना जानते हैं। कबीर को लगा कि उसने आज सच में माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की उन अनकही गहराइयों को छू लिया है जहां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की रोशनी चमकती है। रात की सड़कों पर चलते हुए उसे वो 60 का दशक और आज का दौर एक ही धागे में पिरोया हुआ सा लगा। चाहे वो पिगली विगली के क्लैरेंस सॉन्डर्स का गुस्सा हो या किसी बड़े बैंक का स्वैप अरेंजमेंट, सब कुछ एक ही जद्दोजहद की कहानी थी, इंसान की अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश। कबीर को अब अपनी पहचान मिल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो एक मुसाफिर था जो बिजनेस के इन एडवेंचर्स को अपनी आंखों से देख रहा था और उनसे सीख रहा था। उसे लगा कि ये कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक बाजार रहेगा और जब तक बाजार है तब तक उतार चढ़ाव की ये सुंदर कहानी चलती रहेगी। कबीर के चेहरे पर एक गहरी और सच्ची शांति थी, वैसी शांति जो सिर्फ उस मुसाफिर को मिलती है जिसे अपनी मंजिल का पता हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।
हमें उम्मीद है कि कबीर की इस यात्रा ने आपके अंदर भी कुछ नए सवाल और कुछ पुरानी समझ को जगाया होगा। बिजनेस की ये दुनिया सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये आपकी और हमारी भावनाओं की दुनिया है। बस याद रखिएगा, चाहे बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो, आपकी अपनी शांति आपके हाथ में है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और उस खामोशी को महसूस करते रहिए जहां असली ज्ञान छिपा है। शुभ रात्रि।